सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो इसी क्रम में हमने फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम पिछली वीडियोज में काफ़ी सारी जो हिस्ट्री पार्ट है कंप्यूटर की स्टार्टिंग से लेकर नहीं जनरेशन की स्टार्टिंग तक हम अपने विभिन्न प्रकार की पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपको इनके बारे में नॉलेज चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है थर्ड जनरेशन के बारे में। तो थर्ड जनरेशन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी उसके बारे में एक स्मॉल ब्रीफिंग हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसकी जो टाइमिंग थी 1942 से 1955 के मध्य थी, और ये जो टेक्नोलॉजी थी ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, और इसके अंदर मशीनी और असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया गया। और इस जनरेशन के मुख्य कंप्यूटर थे यूनिवैक फर्स्ट, एनिएक और एडवेक। ये इस जनरेशन के मुख्य कंप्यूटर थे। तो जो मेन जो थिंग्स थी फर्स्ट जनरेशन की हमने आपको बता दी, और बाकी इसके अलावा आप ले सकते हैं कि बहुत बड़े कंप्यूटर थे, हीट बहुत चाहिए थी, उनको बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक पावर चाहिए थी, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे जिसके कारण वैक्यूम जल जाती थी, रिलायबल नहीं थे कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम 100% हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोई श्योरिटी नहीं थी क्योंकि उनकी हीट इतनी ज़्यादा थी कि वैक्यूम ट्यूब अक्सर जल जाया करती थी, जिससे कंप्यूटर बंद हो जाता। और इनको रखने के लिए काफ़ी बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट थी। तो ये तो है अलग बातें जो आप अलग से की विशेषताओं में लिखोगे। जो मेन बात है वो आपको याद करनी है फर्स्ट जनरेशन में टाइमिंग 1942 से 1955। सेकंड बात याद करनी है किस तकनीक पर आधारित थी, वैक्यूम ट्यूब तकनीकी पर आधारित थी। तीसरी बात कि इसमें कौन सी लैंग्वेज उपयोग में की गई, तो मशीनी और असेंबली। और इस कंप्यूटर के मुख्य इस जनरेशन के मुख्य कंप्यूटर कौन से थे, एनिवेक फर्स्ट, यूनिवेक फर्स्ट, एनिएक और एडवेक। ठीक है, ये इस जनरेशन के प्रमुख कंप्यूटर थे। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड जनरेशन में। तो टाइमिंग क्या है इसकी 1955 से 1964, और किस तकनीकी पर आधारित थे, ट्रांजिस्टर तकनीकी पर आधारित थे। अब बात करें लैंग्वेज की तो फोटोन, कोबोल, विभिन्न प्रकार की ये लैंग्वेज थी वो इस जनरेशन में आई। ये बिजनेस लैंग्वेज है क्योंकि बिजनेस का काम इस पीढ़ी के मध्यम होने लग गया था। और इसमें अब अलग क्या हुआ, इसमें मैग्नेटिक कोर बनाई गई और मैग्नेटिक डिस्क बनाई गई। जो मैग्नेटिक कोर बनाई गई थी वो प्राइमरी मेमोरी का काम करने लग गई, मतलब कंप्यूटर की स्पीड वगैरह या कंप्यूटर के अंदर कुछ डेटा को स्टोर करने लग गई। और साथ में मैग्नेटिक डिस्क का भी उपयोग किया गया, इसका मतलब सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो मैग्नेटिक कोर प्राइमरी मेमोरी है, मैग्नेटिक डिस्क सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब अलग से अपनी डिवाइस में, अपने कंप्यूटर में अलग से हम कोई मेमोरी लगा सकें। और इस जनरेशन के मुख्य कंप्यूटर कौन कौन से थे, IBM, उसका मॉडल था 1401, IBM 1620, यूनिएक 1108। ठीक है, ये थी। और इसमें सबसे बड़ी बात जो याद करने वाली है, इस जनरेशन में फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। तो ये तो मेन चीज थी। उसके बाद हम इसमें और क्या लिख सकते हैं, इसमें ये लिख सकते हैं कि थोड़ा सा जो इलेक्ट्रिसिटी तो थी उसको ज़्यादा वॉट चाहिए थे वो रिड्यूस हुआ, कम हुआ, और हीट कम हुई, थोड़े रिलायबल हुए, स्पेस कम लेने लगे, ट्रांजिस्टर पर आधारित थे इसलिए थोड़े छोटे हो गए। ये हम इसमें एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। ये तो हो गया। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन की जो टाइमिंग है वो है 1964 से 1975। तो इस जनरेशन में क्या है सर, इस जनरेशन में 1964 में इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC का उपयोग किया गया। मतलब ये जो तकनीकी थी वो IC पर आधारित थी। तो IC के आ जाने के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर एक क्रांति आ गई, एंड स्टार्टेड द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का स्टार्ट हो गया। IC इज अ स्मॉल सिलिकॉन चिप। ये क्या थी, एक
सिलिकॉन की बनी हुई छोटी सी चिप थी। देखो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में आ गया कोई ट्रांजिस्टर, और थर्ड में आ गया आपकी आईसी, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। तो कंप्यूटर की साइज बहुत ज्यादा इसमें छोटी हो गई। और वेफर है मेड ऑफ द एक्सट्रीमली प्यूरिफाइड सिलिकॉन क्रिस्टल। तो ये किसकी बनी होती है? सिलिकॉन क्रिस्टल से बनी है। इट हैज न्यूमरस ट्रांजिस्टर कैपेसिटर रजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इसमें क्या है? न्यूमरस मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर कैपेसिटर इसमें लगे होते हैं, एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट के एलिमेंट्स इसमें सेट किए गए हैं। तो आई स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड SSI chip used to have about 10 transistor on a single chip। तो 10 ट्रांजिस्टर चिप मतलब उसमें लगी होती थी। एक छोटी सी चिप में लगभग 10 ट्रांजिस्टर के छोटे छोटे चिप लगाई गई कि मतलब जो सेकंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर उपयोग किया गया था, तो उस जैसे 10 ट्रांजिस्टर कैपेसिटी एक छोटे चिप में उपलब्ध हो गई। मतलब आईसी जो SSI है, ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, तो ये है इसकी जो कैपेसिटी है वो 10 ट्रांजिस्टर के बराबर है। एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन MSI हैड अबाउट 100 ट्रांजिस्टर पर चिप। तो और जो MSI है इसकी जो है उसकी 100 ट्रांजिस्टर के बराबर है। द साइज ऑफ मेमोरी आल्सो इंक्रीज। जो मेमोरी की साइज थी वो इस जनरेशन में और ज्यादा इंक्रीज हुई। वेरियस मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस जनरेशन। और मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर इसी जनरेशन में आए। अब मेन फ्रेम और मिनी जो कंप्यूटर है क्या हैं, क्या काम करते हैं, इसके बारे में आगे टॉपिक आएगा अपने इसी बुक के अंदर, तो वहां हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपको याद करना है कि मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर किस जनरेशन में आए, तो थर्ड जनरेशन में ये आए थे। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम विद मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग फीचर्स। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप हुआ वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग मतलब एक से अधिक लोग एक साथ काम कर सकते हैं, और मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब हम एक साथ एक से अधिक प्रोग्रामों का उपयोग कर सकते हैं। अब जो सिस्टम आप देखते हो तो उस सिस्टम पे आप एक साथ कई प्रोग्रामों पे काम कर सकते हो। लाइक आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं और टाइपिंग भी कर रहे हैं, तो एक से अधिक प्रोग्राम हो गया ना इसमें। आप और भी कई काम एक साथ कर सकते हैं। लाइक आपने एक्सेल खोली हुई है, साथ में आपने कैलकुलेटर भी ओपन कर लिया, आप प्लस माइनस कर सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं, तो ये सारे काम एक साथ आप कर सकते हो। तो ये क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग मतलब सिस्टम, जैसे आपने रेलवे में देखा होगा, एक सर्वर हो जाता है, उस सर्वर पे कई लोग बैठ के काम एक साथ करते हैं। मतलब जहां जाए रेलवे का सर्वर देखो आप, काफी लोग टिकट काट रहे हैं एक ही सर्वर से, तो बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, वो मल्टीटास्किंग हो गया, जो सेकंड जनरेशन में डेवलप हुआ। यू विल लर्न अबाउट दिस टर्म इन द नेक्स्ट चैप्टर। जो हम अगले चैप्टर में इसके बारे में अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। व्हाट डेवलप सिंस आईसी मेड द कंप्यूटर हाईली रिलायबल। आईसी से क्या हुआ? कंप्यूटर एक बहुत ज्यादा विश्वसनीय हुआ। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड फास्टर कंप्यूटर, तो सस्ते हो गए और फास्टर तेज भी हो गए। These days were found in area of education, small business। तो these days इन दिनों में were found in the area of education, जो एजुकेशन के क्षेत्र में और बिजनेस के क्षेत्र में ये उपयोग होने लग गए। एंड ऑफिस अलोंग विद इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एप्लीकेशन IBM 360 was a very popular थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो इस जनरेशन का जो सबसे पॉपुलर कंप्यूटर हुआ
वो IBM 360 हुआ, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस पर्पज से उपयोग में लिया जाता था। तो ये तो थी थर्ड जनरेशन के बारे में। आगे चलते हैं और देखते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड ट्रांजिस्टर और थर्ड आईसी, इतना आपको याद रखना है। अब इसके फीचर्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं थर्ड जनरेशन के। यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, बिल्कुल आईसी का उपयोग किया गया। कंप्यूटर वर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल, कंप्यूटर क्या हो गए, फास्ट हो गए, स्मॉल भी हो गए और विश्वसनीय भी हो गए। लो पावर कंज्यूमेशन एंड लेस इमिशन ऑफ हीट कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन, जो पहले की जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम है वो भी कम हो गया, हीट भी कम हो गई, ठीक है। तो बहुत सारे सुधार इसमें हो गए। और IBM 360 सीरीज एंड हॉनीवेल 6000 सीरीज इस जनरेशन के मुख्य एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं द फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी के बारे में, जो 1975 ऑनवर्ड्स, मतलब 1975 तक अभी तक चल रही है। देखो थर्ड जनरेशन में क्या हो गया, सब कुछ छोटा हो गया। अब फिफ्थ जनरेशन में देखते क्या सुधार हुआ। तो इन दिस जनरेशन लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, मतलब LSI, ये जो शॉर्ट फॉर्म आप याद रखें, एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI, मतलब LSI और VLSI जो टेक्नोलॉजी है वो इस जनरेशन में आई। तो थर्ड जनरेशन में क्या है आपके, LSI और VLSI। अब बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी और चौथे में LSI और VLSI, बाई विच अप टू 300,000 ट्रांजिस्टर वर यूज्ड ऑन अ सिंगल चिप। अब जो 300,000 ट्रांजिस्टर की क्षमता एक सिंगल चिप में उपलब्ध कर दी, कैपेसिटी उसकी। Thus the integration of computer CPU on a single chip was achieved in 1971 and was the name microprocessor। इस तरह का जो तैयार किया गया था CPU सिंगल चिप वाला, ये 1971 में अचीव किया गया था, और जिसको क्या नाम दिया अपन ने, माइक्रो तो इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर का नाम जो है, जब विकास का हुआ फोर्थ जनरेशन के अंदर हुआ और 1971 में हुआ, विच मार्क्ड द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो फोर्थ जनरेशन, उसको नाम दिया गया द कंप्यूटर बेस्ड ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी हैड फास्टर एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग स्पीड। तो जो माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड जो कंप्यूटर थे, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर जो बेस्ट कंप्यूटर थे, निर्भर कंप्यूटर जो थे, वो फास्ट, ठीक है, प्रवेश और एक्सेसिंग में, मतलब उसको तैयार करने में, चलाने में उनकी स्पीड काफी अच्छी थी। इन एडिशन और टू हिच इंक्रीज मेमोरी कैपेसिटी फॉर द मेड द कंप्यूटर मोर पावरफुल एंड आल्सो मोर इफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब द इवन मेमोरी साइज हैव बिकम फेनोमेनल, मतलब जो मेमोरी जो साइज है वो भी अभूतपूर्व अलग हो गई, बिल्कुल मतलब अकल्पनीय हो गई। कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ दीज कंप्यूटर इज इजियर एंड दे आर द लास्ट एक्सपेंसिव कंपेयर टू द अर्लियर जनरेशन कंप्यूटर। जो पिछले कंप्यूटर से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो गए उपयोग करने के लिए और बहुत सस्ते हो गए, हर कोई इनको आसानी से खरीद सकता है इस जनरेशन के कंप्यूटर को। आगे चलते हैं, देखते हैं फोर्थ जनरेशन और क्या कहती है अभी। आल्सो कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्टिंग कमिंग अप ड्यूरिंग दिस जनरेशन, कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट हो चुका था। इट इज टुडे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स इन द इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विद पीपल, और लोगों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए बहुत अच्छा ये साधन फोर्थ जनरेशन में उपलब्ध हुआ।
क्या क्या फीचर्स है देखते हैं इसके एक बार। IC एंड LSI VLSI टेक्नोलॉजी आ गई, माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हो गया, पोर्टेबल कंप्यूटर डेवलप हो गए, मतलब इन कंप्यूटर को आसानी से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। पोर्टेबल मीन्स नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन बिकम पॉपुलर। नेटवर्किंग और डेटा कम्युनिकेशन इन जनरेशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो ये तो थी फोर्थ जनरेशन के बारे में। और क्या कहती फोर्थ जनरेशन की विशेषताएं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी विद द हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड फास्ट एक्सेसिंग डेवलप हो गई इसके अंदर। देखो और क्या हुआ, वेरी रिलायबल, विश्वसनीय हो गए, पावरफुल हो गए और स्मॉल साइज हो गई इनकी, इतनी साइज कि अपनी पॉकेट में रख के ले जाता मोबाइल। रिजनेबल पावर कंज्यूम एंड द हीट जनरेशन, तो मतलब जो पावर का जो हीट थी या पावर जो लेते थे वो बिल्कुल ही नगण्य हो गए, कुछ नहीं रहा उसमें, मतलब बहुत कम लेने लग गए। वेरी लेस प्रोडक्शन कॉस्ट, और बहुत ही सस्ती इनकी कॉस्ट हो गई। ये तो था फोर्थ जनरेशन के बारे में। आगे चलते हैं फिफ्थ जनरेशन को देखते हैं कि फिफ्थ जनरेशन क्या है। अब आप थिंक कर सकते हो कि सब कुछ तो आ गया मोबाइल, मतलब इतना छोटा हो गया कंप्यूटर कि आपकी पॉकेट में आ गया, तो अब फिफ्थ जनरेशन अब क्या करेगी। सब कुछ आसान हो गया, सब कुछ छोटा हो गया, सस्ते हो गए, सब कुछ हो गया, अब फिफ्थ में है क्या। तो देखते फिफ्थ कहती क्या है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट। जब फिफ्थ जनरेशन अभी अंडर डेवलपमेंट है और जब चालू हो जाएगी तो अभी उसमें फोर्थ में देखा था आपने अब तक, तो वहां पर उसकी डेट डल जाएगी कि कब तक। तो अभी अंडर डेवलपमेंट है। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर डिपेंड होने वाली है। मतलब अब जो कंप्यूटर बनेंगे वो खुद सोचेंगे, वो खुद अपना दिमाग लगाएंगे। अब तक तो क्या था, जो कंप्यूटर बने उनको ऑन करेंगे तो ऑन होंगे, हम ऑर्डर देंगे तो उसका फॉलो कर लेंगे। यहाँ पर खुद कंप्यूटर सोचने लग जाएंगे। जैसे आपने रोबोट मूवी देखी है, उसमें रोबोट खुद सोचता है, ठीक। ऐसे ही सेम जो टेक्नोलॉजी है वो रियल में आने वाली है, उस पर अभी वो अंडर वर्किंग चल रही है। इन सिंपल टर्म ऑफ द कंप्यूटर दी जनरेशन आर सपोज टू बिहेव लाइक ह्यूमन, मतलब इस जनरेशन के जो कंप्यूटर बनेंगे वो ऐसा बिहेव करेंगे जैसे आदमी हो। दीज प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, मैनी प्रोसेसर एंड ग्रुप पेड टुगेदर एंड सुपर conductivity are being used to develop device that respond to human language and will have the ability to apply previously gained knowledge to the educate task। मतलब ये क्या कहना चाहता है आपसे, जैसा मानव कहेगा वैसे तो काम करेंगे और खुद की भी बुद्धि लगाकर उसका वो जो सीखा है उसका वो उपयोग करेंगे। They will let them make decision their own to execute a task, जो अपने आप किसी न किसी सीख कर किसी टास्क को पूरा करेंगे। Some application like voice recognition, visual recognition are the step in the these very direction। तो कुछ एप्लीकेशन तो आ चुकी हैं, आप मोबाइल में यूज करते हो, वो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करती हैं। जैसे आपने लॉक लगाया मोबाइल का, वॉइस लॉक लगाया तो आपकी आवाज को सुन के वो लॉक ओपन हो जाएगा उसका। और कई जगह घरों में देखते होंगे आप तो कहाँ से देखोगे अभी, क्योंकि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अभी आ रही है। जो बड़े बड़े घर हैं वहां पर जैसे ओपन बोलेंगे तो गेट डोर ओपन हो जाएगी, क्लोज तो क्लोज हो जाएगी, फायर ऑन हो जाएगी। तो इस तरह वॉइस रिकॉग्नाइज के अब आप टीवी में ऐड भी देखते होंगे, गूगल डिवाइस है ये, उससे हम बोलते हैं कोई भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसका तो हमें आंसर मिल जाता है। हम बोलकर कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, वो एक क्या वॉइस रिकॉग्नाइज का एक एग्जाम्पल है। तो अभी ये धीरे धीरे इसी तरह और इसमें काम चल रहा है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर काम चल रहा है। तो अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो क्या इसके फीचर्स हैं देख लेते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग होगी इसके अंदर, सुपर कंडक्टिविटी होगी इसके अंदर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर होने वाली है। तो ये पांचों जनरेशन हमने इस अध्याय में, इस वीडियो में कवर की हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और जो बोला है और उसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें स्टेप बाय स्टेप,
पॉज करें वीडियो को, सुने, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बोला गया है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी में जो बोला है उसको टाइप कर लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश को टाइप करें। सारा टाइप करने की आवश्यकता नहीं, जो मेन जो इसके पॉइंट्स हैं वो आप जरूर इसमें टाइप करें। जैसे फर्स्ट जनरेशन में हम बात करते हैं तो 1942 से 1955 जो ड्यूरेशन, टेक्नोलॉजी और कौन सी लैंग्वेज, कौन से कंप्यूटर फेमस रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ आप इसमें नोट डाउन करें, ये इंपॉर्टेंट है, और इसके फीचर्स आप नोट डाउन कर लें। सो अब जो अगला टॉपिक होगा आपका वो होगा कंप्यूटर डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।